हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा जो जेईई मेन 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, आसान आसान क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और देखो, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो लैंग्वेज होता है उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा होता है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और उसमें उसका यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है या कंसिस्टेंट सिस्टम है ना। तो कुछ ऐसे ही लिखा रहता है और फिर हम लोग डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो ऐसे ही कर करके काम चला लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड की पावर 1 1 1 है ना, इस तरह से लिखा है। हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हैं। तो लेमडा म्यू की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये कहा जा रहा है। और आप लोग को अगर याद हो तो, अगर मान लीजिए कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं तो डेल्टा बराबर जीरो हो जाता है। और डेल्टा बराबर क्या है इसमें, डेल्टा बराबर जीरो, भाई इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस है ना। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर जीरो करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 1 1 2 3 और 1 3 लैम्डा दिस इक्वल टू जीरो कर दोगे। ठीक है, डेल्टा 1 भी जीरो होगा, डेल्टा 2 भी जीरो होगा, डेल्टा 3 भी जीरो होगा। और ये क्या क्या होता है ये सब आप जाकर के चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, डिटर्मिनेंट में मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, तो वहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। तो डेल्टा 1 बराबर जीरो, डेल्टा 2 बराबर जीरो, डेल्टा 3 बराबर जीरो। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, 1 डेल्टा 3 बराबर जीरो कर लेता हूँ ताकि मैं इसको इस जगह पर रिप्लेस कर सकूँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो 1 1 2 और 1 2 5 1 2 5 और 1 3 म्यू 1 3 म्यू। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो। ये मैंने क्या किया, डेल्टा 3 बराबर जीरो किया। डेल्टा 1 का मतलब होता है 2 5 म्यू को यहाँ रख दो, और डेल्टा 2 का मतलब क्या होता है 2 5 म्यू को तुम यहाँ रख दो। ऐसे जब यहाँ रख दो तो जो है डेल्टा 3 हो जाता है। तो फिलहाल इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस में डेल्टा 1 भी जीरो होता है, डेल्टा 2 भी जीरो होता है, डेल्टा 3 भी जीरो होता है और डेल्टा भी खुद भी जीरो होता है। तो भाई बस कर रहे हैं यार, इसके बाद तो तुम तो आसानी से कर सकते हो ना। 1 इंटू 2 लेमडा माइनस 9 माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस क्या, लेमडा माइनस 3, और इसके बाद प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2 बराबर 0। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, 2 लेमडा माइनस 9 माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0, और 2 लेमडा माइनस लेमडा, लेमडा हो गया माइनस 9 प्लस 4, तो इसकी वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। लेमडा माइनस 5 बराबर 0, तो लेमडा बराबर 5, तो 5 5 दो में है। अगर मान लो यहाँ पे 7 लिखा होता और यहाँ पे 5 और 8 लिखा होता, जब लेमडा की वैल्यू 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में अगर होती तो हम यही ऑप्शन लगा देते और फिर हम म्यू की वैल्यू ना निकालते। क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें लेमडा की वैल्यू 5 5 दे रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे चल के म्यू की वैल्यू भी निकाल लें। तो ये भी जीरो होगा, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, 1 इंटू 2 म्यू माइनस 15 और माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 5 और प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लोगे तो म्यू की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो म्यू बराबर 8 कर लेना यार तुम लोग भी, है ना। तो 5 और 8 इसका आंसर हो जाएगा, 5 और 8। हाँ, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और म्यू की वैल्यू 8। तो करना क्या होता है ना, देखो मैं तुम लोग को हल्का सा बता भी देता हूँ। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 अगर दिया हुआ है, इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 दिया हुआ है, और a3x प्लस b3, और ये जो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है कि जो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, इक्वल के राइट में नॉन जीरो है। तो a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ठीक है, अब अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो क्या करते हैं, ये भाई इसमें देखो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक है, ऐसे डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 1 की वैल्यू होती है d1 d2 d3, और फिर मतलब a1 a2 a3 की जगह d1 d2 d3 रख दो, और फिर b1 c1
और B2C2 और B3C3, ठीक है, बराबर, ठीक है, ये बस लैम्डा 1। हाँ, तो डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 हो गया। ऐसे डेल्टा 2 करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर D1 B1 D1 D2 D3 रख देना है, और ऐसे इसी तरीके से डेल्टा 3 जब आप लोग निकालोगे तो ये यहाँ पर D1 D2 D3 आप रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है तो डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1 बराबर 0, डेल्टा 2 बराबर 0, डेल्टा 3 बराबर 0, सब के सब 0 जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए यूनिक सोल्यूशन है तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इसको नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं और उधर की वैल्यू चाहे जो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए नॉट इक्वल टू 0 करते हैं और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए सबके सब 0 होते हैं, ठीक है। ये सब तुम लोगों को पढ़ाया था तुम लोगों को वो डिटर्मिनेंट चैप्टर में, तो वहां पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, हाँ ना। तो चलो फिलहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 5 और 8। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन XYZ, ठीक है। अब इक्वल के राइट में 0 0 0 लिखा हुआ है ना, तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, इस सिस्टम में राइट में हर जगह 0 दिखेगा, हर जगह जब 0 हो तभी आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नहीं दिया हुआ है। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, जब तुमसे नॉन जीरो कहा जाता है ना, तो आप तुरंत इनफाइनाइट सोल्यूशन समझ लिया करो उसे। और नॉन जीरो, जीरो, फिर इनफाइनाइट, यूनिक, ये सब क्या होता है इसके बारे में मैंने तुम लोगों को बता रखा है डिटर्मिनेंट चैप्टर में। तो मतलब जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो इसमें नॉन जीरो सोल्यूशंस दिया हुआ, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशंस के बारे में कुछ कहा जा रहा है। मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है फॉर सम k बिलोंग टू रियल नंबर देन x प्लस वाई अपॉन दैट इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन ऐसा अजीब सा दिख रहा है। देखो इन क्वेश्चनों में टफनेस नहीं बन पाती है, एग्जामिनर थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं कि आखिर कैसे इसमें टफनेस डाली जाए, है ना। तो अब x प्लस वाई अपॉन दैट, इतना सिंपल सी बात इसमें पूछ ली गई है। फिलहाल इसमें कहा जा रहा है नॉन जीरो सोल्यूशन, तो जब इसमें नॉन जीरो सोल्यूशन कह दिया गया तो जाहिर सी बात है इसका डिटर्मिनेंट क्या करोगे, 1 1 3 और 1 3 k स्क्वायर और 3 1 3, इसका जो डिटर्मिनेंट है इसको इक्वल टू 0 कर दोगे, k स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, मतलब k बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना, k बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सिस्टम में, इस पूरे को एक सिस्टम कहते हैं, अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम का जो, इसको सॉल्व करने पर नॉन जीरो सोल्यूशंस भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो k स्क्वायर की वैल्यू 9 है, या k बराबर प्लस माइनस 3, तो k स्क्वायर यूज हुआ है। तो कुल मिलाकर के x प्लस वाई नया जो सिस्टम बन जाएगा, मतलब नया क्या, k स्क्वायर की जब वैल्यू रख देंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 3। और इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रह गया, और ये बस ऐसे ही दिया हुआ है। देखो मैं बताता हूँ, तो 3x प्लस वाई प्लस 3z बराबर, ये इसकी असलियत है, ठीक है। ये जो सिस्टम दिया हुआ था इसकी असलियत ये है, k स्क्वायर की वैल्यू 9 रख दिया। अच्छा ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलो इसमें से इसको घटा देते हैं। जब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 0 प्लस कितना 2y और प्लस 6z बराबर 0, और यहाँ से आ गया y प्लस 3z बराबर 0। समझ में आ रही बात, y प्लस 3z बराबर 0। भाई इन तीनों में से किसी भी दो को लेके कुछ भी सॉल्व करो। अच्छा, इन y प्लस 3z बराबर 0, अब y प्लस 3z बराबर 0 को तुम यहाँ ही रख दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब इसमें रखोगे तो क्या आएगा, x बराबर 0। तो x के लिए 0 आ गई, y प्लस 3z बराबर 0 हो गया, और y अपॉन z का यूज हुआ है, तो क्वेश्चन में रह क्या गया, x बराबर 0 यहाँ उठा के रख दो। x भाई x प्लस वाई अपॉन z की वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है, x की वैल्यू 0 आ गई है, और y प्लस 3z बराबर 0 है, तो y बराबर माइनस 3z, y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जो है y बराबर माइनस 3z। समझ में आ रही बात, y बराबर माइनस 3z और y अपॉन z बराबर कितना जाएगा, माइनस 3, ठीक है। तो y अपॉन z बराबर माइनस 3 हो गया, काम खत्म, ठीक है। माइनस 3 इसका आंसर, तो माइनस 3 है कहीं पर, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बेदम था ये क्वेश्चन, और जो जिनको ये दमदार लग रहा हो तो वो खुद ही बेदम होगा कोई, है ना। तो इसमें सीधा यार क्या दिख रहा था, नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब रट लो,
जब भी इक्वल के राइट में 0 0 0 हो तभी जीरो नॉन जीरो सोल्यूशन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जब नॉन जीरो सोल्यूशन कह दिया था तो मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा डिटरमिनेंट बराबर 0 कर दो, और जब डिटरमिनेंट बराबर 0 कर दोगे तो उसमें जो भी अननोन वगैरह है वो आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे और उसके बाद कुछ ऐसा वैल्यू पूछ लिया गया, तुम सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो ना। सॉल्व करके देखा एक्स बराबर 0 आ गया और वाई और जेड में रिलेशन आ गया। जब वाई और जेड में रिलेशन आ गया तो वाई अपॉन जेड की वैल्यू निकालनी थी। हम क्यों और वाई और जेड की वैल्यू निकालने जाएं, हम वाई अपॉन जेड की वैल्यू यहीं से क्यों ना निकाल लें। हम चाहें तो इसको कहीं कुछ और करके हम निकालते वैल्यू, पर निकालने का मन नहीं है। वाई अपॉन जेड की वैल्यू यहां पर वाई अपॉन जेड कहा जा रहा है, तो जब वाई अपॉन जेड कहा जा रहा है तो -3, ठीक है, -3 तो हो गया। तो 0 + -3 इसका आंसर है, ठीक है। वैसे तुम अगर y + 3z तुम इसमें से किसी दो को लेकर के सॉल्व कर रहे हो, फिर यहाँ पे y + 3z आ गया, फिर इन दोनों को सॉल्व करते कुछ करते, तो चूंकि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है इसलिए x y z की यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। मगर x बराबर 0 आ गया है, y और z में रिलेशन आ गया, तो y अपॉन z की वैल्यू -3 है, x बराबर 0 है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसलिए y और z की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी फिलहाल, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन होता तब तो y और z की एग्जैक्ट वैल्यू मिलती, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है जीरो सोल्यूशन, x y z सबकी वैल्यू 0 0 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज मैं डिटर्मिनेंट में पढ़ा चुका हूँ, उसमें जाकर देख लेना। फिलहाल y और z में ये रिलेशन आ गया, y अपॉन z के लिए -3 आ गई, x बराबर 0 रख दिया, हमारा आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो हो गया, तो चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तुम्हारे सामने क्या लिखा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज इनफाइनाइट, फिर देखो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कुछ ज्यादा नहीं पूछा था, तुम ध्यान दो। डिटरमिनेंट बराबर 0 करके क्वेश्चन और अच्छे बनते हैं। यूनिक सोल्यूशन होता तो नॉट इक्वल टू 0 कर देते, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 कर देते यूनिक सोल्यूशन के लिए। फिलहाल यहाँ पर भी दिया हुआ इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देन, फिर लैम्डा और म्यू में कुछ रिलेशन पूछा गया, तो कुछ दम नहीं है इसमें। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 1 और 2 4 -1 और 3 2 लैम्डा, ये बराबर 0 कर दो, और साथ साथ 2 6 म्यू को यहाँ पे रख दो, है ना, डेल्टा 3 के लिए। तो 1 2 3 और 1 4 2, यहाँ पर तो कोई छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर ले दो 2 6 म्यू, ठीक है, ये बराबर 0, दोनों बराबर 0 कर दो, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करवाओगे, कर दूं, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, चेक करो। जल्दी से मैं कर देता हूँ, 1 × 4 लैम्डा + 2, ठीक है, -1 × 2 लैम्डा और +3, है ना, 2 लैम्डा +3 और +1, और इधर क्या हो जाएगा 2 4 -12, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4 - 2 मतलब 2 लैम्डा और 2 - 3 मतलब -1, ठीक है, -1 और इधर -8, लैम्डा बराबर आ गया आपका 9/2, ठीक है। तो ठीक है, लैम्डा बराबर ये आ गया, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू 5 आ जाएगी, कर लेना यार, ठीक है। हाँ, तो लैम्डा बराबर ये और म्यू बराबर 5 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो जरा। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 2 लैम्डा बराबर 9 और म्यू बराबर 5 दिया ही हुआ है, 2 लैम्डा प्लस म्यू बराबर 14, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ ही नहीं है इसमें, हाँ। तो ऑप्शंस को देख करके आपने सेट कर लिया है कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, एज इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस था, तो इसमें डेल्टा बराबर 0 कर दिया, डेल्टा 3 बराबर 0 कर दिया, ठीक है, और आंसर हो गया। तुम चाहो तो इसको तुम यहाँ पे भी रख सकते थे, तो इसको तुम यहाँ पे भी रख के डेल्टा 1 भी 0 कर लो, डेल्टा 2 भी 0 कर लो, या डेल्टा 3 भी 0 कर लो, जो भी कर लोगे एक ही आंसर आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आएगा, ठीक है। पर कैलकुलेशन करते समय जो सबसे आसान लगे वही हमें करना चाहिए, ठीक है। बुद्धिमानों की यही पहचान है कि जिधर से जल्दी आंसर आ जाए वो काम हमें कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक है। अब पता चला तुम लैम्डा की, तुम 2 6 म्यू को तुम यहाँ रख रहे हो और लैम्डा की वैल्यू तुम 9/2 रख करके कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस कॉलम को गायब करो, 2 6 म्यू से उस कॉलम को रिप्लेस कर दो जिससे तुम्हें ज़्यादा आसानी हो रही हो कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो लास्ट वाले कॉलम को हटा करके 2 6 म्यू रखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने वही किया, ठीक है। चलो फिलहाल अगला एक और क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। क्या लिखा है, इसको पढ़ो, ये सब्जेक्टिव में पूछा गया था 2020 जेईई मेन। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x - 2y + 3z = 9, और ऐसे दिया हुआ है 2 और, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देन a - b =
फिर से वही काम किया गया है इसमें, हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो 1 - 2 और 3 और 2 1 1 -7a, ठीक है, ये बराबर 0 कर दोगे, इससे a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और 9b और 24 कहाँ पे, यहाँ पे सेट कर दें, हाँ 1 - 2, हमारी जो मर्जी करेंगे हम उस कॉलम में रखेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाले कॉलम में करेंगे तो डेल्टा 3 बन जाएगा, ठीक है। 9b और 24, 9b और 24, ठीक है, ये बराबर 0। ए बराबर सॉल्व करूँ कि लिख दूँ डायरेक्ट, अरे वाह डायरेक्ट लिख दूँ, ए बराबर 8। कुछ बच्चे कह रहे हैं सॉल्व कर दीजिए, अरे डिटरमिनेंट की वैल्यू तो निकालना आता है, ये क्या सॉल्व कर दूँ यार। बी बराबर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। ये नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है, वैसे यही आएगा। तो a - b की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 - 3 मतलब 5, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 8 - 3 = 5, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कहता है 2a - b की वैल्यू निकालो, 5a + 4b निकालो, a + b / 2a + 5 भी निकालो, तो ठीक है, a और b की वैल्यू निकाल करके वहाँ पर रख दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 3, तो 8 - 3 = 5, हमारा आंसर a - b की वैल्यू 5, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज इतना ही कराना था। तो इनसे आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बन गया होगा। और अपनी तरफ से भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, अनसॉल्व ले लो और सॉल्व करते रहो, क्योंकि अब जेईई का एग्जाम बहुत पास है, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।